क्या आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि वर्तमान ग्रीनलैंड संकट के सबसे बड़े कारणों में जलवायु परिवर्तन की घटना है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने ही उन परिस्थितियों का निर्माण किया है जिससे आर्कटिक सर्किल में ग्रीनलैंड का केंद्रीय विशिष्ट महत्व स्थापित हुआ है और समय के साथ अमेरिका ने इस पर अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए। हाल ही में इस पर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका ने उन 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध किया था। ये 8 यूरोपीय देश कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन या यूके, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स। इन 8 देशों पर 1 फरवरी 2026 से 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। और अगर पूर्ण खरीदारी या आप कह सकते हैं कि पूर्ण हस्तांतरण ग्रीनलैंड का अमेरिका को नहीं होता है तो इन देशों पर जून 2026 से 25% के टैरिफ को लगाने की घोषणा की गई है। इन 8 देशों से जो भी सामान अमेरिका पर आएगा उस पर इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के बीच एक व्यापार युद्ध में कन्वर्ट हो रहा है। इसके सबसे ज्यादा तात्कालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? अगर यूरोप और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का फ्रिक्शन पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है, तो सबसे पहले ये नाटो में, जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक महत्वपूर्ण इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है जिसकी शुरुआत अप्रैल 1949 में हुई थी और शीत युद्ध में इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में ये विद्यमान रहा था अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच सहयोग के अंतर्गत सोवियत संघ का सामना करने के लिए। उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होगा और निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा लाभ रशिया और चाइना को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है तो इससे जो डॉलर है उस पर भी एक नकारात्मक असर पड़ सकता है। डॉलर का मूल्य नीचे जा सकता है क्योंकि डॉलर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे और लोग कहां पर जाएंगे? लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी। सेफ हेवन एसेट्स के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्ड को जाना जाता है, सिल्वर को जाना जाता है। इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो इनकी डिमांड बढ़ने से इनकी महंगाई का स्तर भी नए स्तर पर जा सकता है। इससे भारतीय मार्केट पर भी एक प्रभाव पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव इसके कारण हो सकते हैं। तो एक इंपैक्ट इसका ये होगा। तीसरा इंपैक्ट इसका ये हो सकता है कि अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया और जो ईयू के बीच एफटीए वार्ता है ये तीव्र हो सकती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ताएं तीव्र हो सकती हैं, जल्दी से हो सकता है। और इसका एक इंपैक्ट ये हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेवाएं या लेदर सेक्टर, सोलर उपकरण, मेटल और आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर को पर एक सकारात्मक असर होगा अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें। साथ ही इसका एक और इंपैक्ट ये हो सकता है कि अगर डॉलर के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो भारतीय निर्यातकों के जो उत्पाद हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है और इससे भारतीय व्यापारियों को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये इसके कुछ तात्कालिक इंपैक्ट हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की घटना ने किस प्रकार से ग्रीनलैंड के संकट को जन्म दिया है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठे ही जीएस की तैयारी कर सके इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको एक तरह से फ्री में पड़ जाएगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहां पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तीनों ही बैच में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई प्रिंटेड जो 10 कलर्ड
प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी और 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है ये। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब जलवायु परिवर्तन की घटना किस प्रकार से ग्रीनलैंड के संकट को जन्म दे रही है, ये कारण जानना आपको बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन की घटना ने क्या किया है कि जो आर्कटिक सर्कल की बर्फ है उसको बहुत तेजी से पिघलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो वैश्विक औसत तापमान है वो बढ़ रहा है और जब बर्फ पिघल रही है तो इससे कई रूट खुल रहे हैं और सबसे बड़ा रूट जो नॉर्दर्न सी रूट माना जाता है जो रशिया के ऊपर है। यहां से अगर आप देखेंगे ये नॉर्दर्न सी रूट है, ये अधिक साल के अधिक समय तक खुलना शुरू हो गया है। सामान्यतः ये साल में 2 माह तक खुला रहता है, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़नी शुरू हो गई है और रशिया कई चीजों में निवेश कर रहा है। जैसे वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसे जहाजों में निवेश कर रहा है जो बर्फ को ठीक तरीके से तोड़ सके और इसके लिए वो परमाणु आइस ब्रेकर में भी अपनी निवेश को बढ़ा रहा है ताकि लंबे समय तक जो नॉर्दर्न सी रूट है इसका इस्तेमाल किया जा सके। और नॉर्दर्न सी रूट का अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो यूरोप और एशिया के अन्य क्षेत्रों तक कम लागत में और कम समय में अधिक व्यापार करने की स्थिति में आ जाएगा। साथ ही आप ये देखें कि ग्रीनलैंड से नॉर्दर्न सी रूट की जो दूरी है वो बहुत कम है और ये रूट एस्टेब्लिश है ही। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि रशिया अगर अटलांटिक ओशन से अपनी पहुंच कम समय में एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए इस मार्ग से बहुत आसान रास्ता है कि जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यहां पर यूके का जो पास पड़ता है यहां से होकर के वो अटलांटिक सी में जा सकता है। जो शीत युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ उस दौरान इस क्षेत्र में जो सोवियत पनडुब्बियां थी वो लगातार तैनात रहती थी ताकि अमेरिका और यूरोप पर नजर रख सके। वर्तमान में अगर यहां पर रशिया की पनडुब्बियां रहती हैं तो वो यूरोप पर भी नजर रख सकती हैं, अमेरिका पर भी नजर रख सकती हैं। इसके अलावा अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण होता है तो वो रशिया पर नजर रख सकता है, चाइना पर नजर रख सकता है और यहां पर उसका जो बेस है उसके माध्यम से वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को ट्रैक भी कर सकता है, लगातार उस पर भी निगरानी रख सकता है। साथ ही ग्रीनलैंड वो मार्ग है जो कि नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप है उसके बीच का बहुत ही सरल और कम दूरी का हवाई और मिसाइल मार्ग है और इसके माध्यम से वो यूरोप पर और चीन पर एक प्रेशर निर्मित करने की भी स्थिति में आ जाता है। ग्रीनलैंड का एक और सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये खनिज संसाधनों से भी युक्त है। यहाँ पर किस तरह के खनिज संसाधन है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर है। इसके अलावा सीसा और जस्ता के यहाँ पर बड़े भंडार हैं। इसके अलावा सोना और हीरा और प्राकृतिक गैस के भी यहाँ पर बड़े भंडार माने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। 1953 तक ये डेनमार्क की कॉलोनी था, उसके बाद इसे स्वतंत्र कर दिया गया धीरे धीरे। पहले इसे एक जिला और बाद में एक प्रांत बनाया गया। 1979 में इसे पहले आंशिक स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वतंत्रता नहीं, और फिर 2003 में बहुत विस्तृत स्वायत्तता इसे प्रदान की गई। साथ ही ये अपने स्वतंत्रता की भी तरफ आगे बढ़ सकता है। यहां पर 2003 के एग्रीमेंट में यह भी समझौता है कि अगर ग्रीनलैंड डेनमार्क से स्वतंत्रता चाहता है तो उसके लिए ग्रीनलैंड में एक रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। ग्रीनलैंड की वर्तमान पॉपुलेशन लगभग 57,000 के आसपास है। तो अगर स्वतंत्रता चाहता है डेनमार्क से ग्रीनलैंड तो उसके लिए रेफरेंडम करवाना पड़ेगा और वो रेफरेंडम डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल इसका होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं इसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए। मात्र 57,000 के आसपास पॉपुलेशन है। जो ग्रीनलैंड है इसकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर मत्स्य पालन पर टिकी हुई है। इसका 95% लगभग जो निर्यात है वो मत्स्य पालन से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है उसका लगभग 50% डेनमार्क के द्वारा ही किया जाता है। डेनमार्क द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है हर साल। तो मुख्यतः पब्लिक स्पेंडिंग उसी से की जाती है जो डेनमार्क द्वारा किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। अगर अमेरिका इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है तो वस्तुतः उसके लिए कोई लीगल मार्ग तो नहीं है, भले ही वो सैन्य माध्यम से इस पर कब्जा कर ले। लेकिन कई बार इस तरह की भी बातें होती है कि अमेरिका ने जिस प्रकार के कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन दूसरे देशों से एस्टेब्लिश किए हैं, तो क्या वो अगर ग्रीनलैंड डेनमार्क से किसी भी रूप में स्वतंत्र होता है तो कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन अमेरिका के साथ वो स्थापित कर सकता है। कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के अंतर्गत अमेरिका ने
मार्शल आइलैंड, पलाऊ और माइक्रोनेशिया जैसे देशों के साथ संबंध एस्टेब्लिश किए हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र हैं, छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं। इसके माध्यम से, इस एग्रीमेंट के माध्यम से इन द्वीपीय राष्ट्रों को सुरक्षा मुहैया कराता है अमेरिका, और इसके उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है और साथ ही उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इससे उनकी वित्तीय मदद भी हो जाती है और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है। तो अगर भविष्य में अगर ये अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है, डेनमार्क से अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है ग्रीनलैंड, तो कोफा यानी कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन जैसे संबंधों के माध्यम से ग्रीनलैंड अपनी स्वतंत्रता अमेरिका से बनाए रख सकता है। स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ साथ अपनी वित्तीय मदद को भी हासिल कर सकता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है अमेरिका के साथ सुरक्षात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने के अंतर्गत। इस तरह की चर्चाएं भी वर्तमान में हो रही है। लेकिन ये जो सारा विवाद है, ये वस्तुतः आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नॉर्दर्न सी रूट का बढ़ता महत्व है, वो भी एक उसका रीजन हो सकता है। भले ही अमेरिका ये कहे कि मुख्य कारण जो है वो अमेरिका की सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा वो रशिया और चाइना के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, क्योंकि ये जो रूट है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम का, इसके माध्यम से अमेरिका पर नजर रख सकता है चाइना और रशिया। ये अमेरिका का दावा है। उसके खनिज संसाधनों के बारे में वो नहीं कह रहा है, लेकिन इसके खनिज संसाधन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जहां तक हम बात करते हैं, ये इनकी प्रोसेसिंग, खनन से लेकर इनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर 60 से 85% चीन का कब्जा है इसके वैल्यू चेन पर। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्रयोग आप एविएशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, आप एरोस्पेस के अंतर्गत, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, पवन चक्की के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एक अध्ययन ये भी बताता है कि ग्रीनलैंड में एक जगह है जहां पर सीसा और जस्ता के 12.6 मिलियन टन तक भंडार है। तो ये इसको बहुत बड़े स्तर पर, इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, ग्रीनलैंड को बढ़ा देता है, और यही इसके सबसे बड़े कारणों में है कि अमेरिका इस पर अपने दावे ठोक रहा है। चलिए इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा, यूएसए के राष्ट्रपति ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों पर तथाकथित ग्रीनलैंड टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन। केवल ए और बी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।